एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 3 विच इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अगर हम देखें, इसको डिवाइड करें, ज़रा इस वर्ड को स्प्लिट करें, तो इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक करंट एंड केमिस्ट्री मीन्स सम केमिकल रिएक्शन. So when we are using electric current to cause a chemical reaction, this type of cell where we are going to cause the electrolysis is known as electrolytic cell, जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक करंट से कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन को स्प्लिट कर रहे हैं, डिकम्पोजिशन कर रहे हैं. जैसे हमने क्लास 10 में भी पढ़ा डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के बारे में, that by light or electricity we can decompose any chemical compound into its constituent particles और आयंस. लेकिन अगर हम केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं, सो दैट इज़ कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ऑल्सो नोन एज गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल. इसके जन्म कहाँ से हुआ, हमने क्यों सोचा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में? बच्चों, अगर कोई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में डेफिनेशन पूछे तो सिंपल है, इट इज़ स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी from energy released during spontaneous chemical reaction. और दूसरा क्या है, सिमिलरली इसमें हम लिखेंगे यूजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी to bring about non-spontaneous chemical transformations or chemical reactions. अब हमें पता है जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती हैं उसमें कुछ नहीं करना, वो अपने आप हो जाती हैं. लेकिन जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती हैं उसमें हमें किसी भी फॉर्म में एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. सो दिस काइंड ऑफ रिएक्शन इज़ नोन एज इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन और इलेक्ट्रोलिसिस, एंड दिस इज़ कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन और द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स. अब इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? देयर वॉज एन एक्सपेरिमेंट जो कि हमने कॉमनली देखा है होता है. हमने क्या किया, लेट अस टेक अ कंटेनर, एक बीकर ले लिया. इस बीकर के अंदर हमने क्या ऐड कर दिया, लेट अस से वी एडेड कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन. ठीक है, और इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, एक जिंक का रॉड. करेक्ट. और ये चेक करने के लिए कि इसके अंदर कौन क्या किस तरह की रिएक्शन हो रही है, हमने यूज़ कर लिया एक थर्मोमीटर. करेक्ट. अब हमने देखा कि कंटेनर के अंदर से जो जिंक हैं वो आयंस इसमें आए जा रहे हैं, और कॉपर के आयंस जो हैं वो यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन छूटे हैं वहाँ से कॉपर के आयंस ले लेके कॉपर बनाए जा रहे हैं. क्या हो रहा है, जिंक इज़ गोइंग टू प्रोड्यूस जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स विल बी रिलीज्ड बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स. जिंक आयन बन रहा है, और कॉपर जो है उसके आयंस हैं इस सॉल्यूशन के अंदर, वो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं और कॉपर बना देते हैं. अब ये कॉपर जिंक के ऊपर तो चढ़ नहीं रहा, कॉपर के हमारे को यहाँ बीच नीचे प्रेसिपिटेट्स मिल रहे हैं. सो दीज आर दी कॉपर प्रेसिपिटेट्स, क्योंकि कॉपर बाहर निकल जा रहा है और सॉल्यूशन में क्या मिल रहा है, जिंक सल्फेट मिल रहा है. ये रिएक्शन में पता है, जिंक आयन बना रहा है. व्हाट इज़ दिस? This is an oxidation reaction. कॉपर जो है वो कॉपर सॉलिड बना रहा है. This is what is known as a reduction reaction. So now हमें मालूम है it is a combination of oxidation and reduction. So such kind of reaction is the redox reaction. हमारा पूरा का पूरा चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इज़ बेस्ड ऑन दिस रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि कोई भी रिएक्शन आइसोलेशन में
नहीं होती। कहीं भी अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो साथ में आपको रिडक्शन मिलना ही मिलना है। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर पूरा चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इसमें काम करने वाला है। ठीक, अब ये रीडॉक्स रिएक्शन कहाँ हो रहा है? इट इज़ अकरिंग इन सेम कंटेनर। ठीक, सो यहाँ पे जो आपकी टोटल रिएक्शन बनती है वो क्या बन गया? जिंक सॉलिड प्लस Cu2 पॉजिटिव गिव्स अस Zn2 पॉजिटिव aqueous plus copper solid, right? And it is a redox reaction. At the same time हमने थर्मोमीटर से देखा that it is an exothermic reaction. Some heat is being evolved. It's an exothermic reaction. So what is happening? यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पर केमिकल एनर्जी जो थी वो किस में कन्वर्ट हो गई थी? हीट एनर्जी के अंदर। और ये वो एनर्जी है जो किसी काम की नहीं है। ये रिएक्शन केमिकल एनर्जी से हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है और ये हीट एनर्जी डिसिपेट हो गई, यानी कि सिस्टम से सराउंडिंग में स्प्रेड हो गई। इसकी कोई यूटिलिटी नहीं निकली। करेक्ट। अब हमें पता है ये रिएक्शन कैसी है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। इट मीन्स इसका डेल्टा जी कैसा होगा? लेस देन ज़ीरो, दैट इज़ नेगेटिव होगा। डेल्टा एच क्या है इसका? डेल्टा एच भी ज़ीरो है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, नेगेटिव में डेल्टा एच। अगर हम स्पॉन्टेनिटी की बात करें, डेल्टा एस की बात करें, इट इज़ पॉजिटिव बिकॉज इट इज़ गोइंग टू प्रोड्यूस जिंक आयंस। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के अंदर हमेशा आपको स्पॉन्टेनिटी यानी डेल्टा एस हमेशा पॉजिटिव मिलता है। सो आपको ये रिएक्शन याद होगी गिब्स फ्री एनर्जी की। चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस, और ये पूरा का पूरा आपका शुड बी लेस देन ज़ीरो, तभी वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है। सो ये डेल्टा एस ज़ीरो होने के लिए डेल्टा एच हैज़ टू बी मोर, नेगेटिव में होना चाहिए। till delta s has to be in positive, only then delta g will be negative. There was different conditions that we discussed in class 11 also about the spontaneity of the reaction. इसी कन्वर्जन ऑफ एनर्जी को हमने सोचा कि क्यों ना यूज़ कर लिया जाए। सो हमने क्या किया कि केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना चाहा किसके अंदर? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए, क्योंकि दिस इज़ द मोस्ट यूज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी नाउ डेज। So by using electrochemical cell, so हमने एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को यूज़ किया है जहाँ पे केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे, और उसके लिए हमने एक अपरेटस बनाया जिसका नाम रखा हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स कई तरीके के पढ़ते हैं, लेकिन समझने के लिए हम किसी एक सेल को पकड़ के उसको समझने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे? वी विल स्टडी डैनियल सेल। डैनियल सेल ही आपकी हर बुक में आपको मिलेगा, जहाँ भी उन्होंने गैल्वेनिक सेल को या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को समझाने की कोशिश की है, आपको बताना चाह रहे हैं कि हाउ दीज आर गोइंग टू बी फॉर्म्ड, व्हाट इज़ देयर फंक्शनिंग, उसमें उन्होंने डैनियल सेल को यूज़ किया। डैनियल सेल इज़ बाय द नेम ऑफ द साइंटिस्ट डैनियल हु यूज्ड जिंक एंड कॉपर रिएक्शन। एज हमने अभी जो डिस्कस की थी जिंक और कॉपर की रिएक्शन, उन्होंने इसी रिएक्शन को यूज़ करते हुए केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाई है। इसके अलावा बहुत सारे सेल्स हैं, आप देखेंगे निकल सिल्वर सेल भी मिलेगा आपको, कॉपर लेड सेल भी मिलेगा, और बहुत सारे आपको सेल्स मिलेंगे और ऑल्सो फॉर्म। लेकिन हम किसको पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ डैनियल सेल को। इसको समझेंगे ये काम बनता कैसे है, काम कैसे करता है, और इसी के बेस पे बाकी सारे सेल्स भी काम करते हैं। तो चलिए इसके अंदर देखते हैं क्या हो रहा है। जो अभी हमने एक एक्सपेरिमेंट देखा था जिसमें हमने एक ही बीकर में जिंक और कॉपर को लिया था, देयर वॉज अकरिंग अ रीडॉक्स रिएक्शन विच इज़ द डायरेक्ट रीडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि वो एक ही चेम्बर में हो रही थी। ये देखिए, आपने इसमें कॉपर सल्फेट लिया, इसी के अंदर आपने जिंक रॉड डाल दी, ठीक है, और यहाँ रिएक्शन हो रहा था। सो दिस इज़ कॉल्ड एज अ रीडॉक्स रिएक्शन, मगर कौन सी? डायरेक्ट रीडॉक्स रिएक्शन। बीच में कोई इंटरमीडिएट नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट रिएक्शन हो रहा है। लेकिन डैनियल ने क्या किया था
डैनियल ने इसी सेल को बनाया लेकिन एक इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन के थ्रू. सो ही डिड इनडायरेक्ट redox reaction indirect redox reaction is made to occur in voltaic cell or galvanic cell और डैनियल सेल. इनके अंदर जब भी रिएक्शन होगा वो इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन होगा. देखिए कैसे रिडॉक्स रिएक्शन इनडायरेक्ट होने वाली है. हमने 2 बीकर्स ले लिए, ठीक, और इन बीकर्स के अंदर हमने ये लगा दी एक रॉड, यहाँ भी लगा दी दूसरी रॉड, ठीक है. इस बीकर के अंदर हमने डाला जिंक सल्फेट और इसके अंदर हमने डाल दिया कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन. जिस सॉल्यूशन को लिया गया उसी सॉल्यूशन के अंदर उसी की रॉड को लगा दिया, कॉपर सल्फेट सॉलिड की रॉड लगा दी और यहाँ पे हमने जिंक सल्फेट की कंटेनर के अंदर जिंक सल्फेट का रॉड लगा दिया. करेक्ट. सो नाउ यहाँ पे क्या होने वाला है, जिंक सल्फेट के अंदर हमारे को क्या मिलेंगे, आयन्स मिलेंगे. किसके मिलेंगे, Zn2 पॉजिटिव SO4 नेगेटिव के. बट दिस इज़ एन इलेक्ट्रिकली देखा जाए तो जिंक सल्फेट अपने आप में न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो जितने जिंक पॉजिटिव होंगे उतने ही जिंक सल्फेट आयन भी होंगे. सिमिलरली यहाँ पे भी Cu2 पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव के जितने आयन्स SO4 के उतने ही Cu के होंगे. राइट. करेक्ट. तो ये रहा हमारा बीकर. अब जिंक रॉड जो होता है इसके अंदर एक टेंडेंसी होती है कि इसने हमेशा जो है Zn2 पॉजिटिव आयन बनाते जाना है. इट हैज़ अ टेंडेंसी. अब ये जो टेंडेंसी है इसको हम क्वेश्चन नहीं कर सकते. जिंक हैज़ मोर टेंडेंसी टू प्रोड्यूस Zn2 पॉजिटिव आयन और अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ता चला जाएगा. कॉपर हैज़ अ टेंडेंसी टू टेक अप द इलेक्ट्रॉन्स एंड इट इज़ गोइंग टू फॉर्म कॉपर सॉलिड. ठीक है. अब इसमें होगा क्या, देखो बार बार छोड़ता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर बनते जाएंगे, यहाँ बढ़ते जाएंगे. अब क्या होगा, हम इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं. चलिए एक रॉड के साथ एक और बीच में हम लगा लेते हैं एक एमिटर, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करनी है. अब यहाँ पे नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इंक्रीज़ करते जाएंगे बिकॉज जिंक इज़ ट्राइंग टू मूव इनसाइड. तो जिंक टपक टपक बाहर आता जाएगा. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ इंक्रीज़ करते जाएंगे. वन टाइम विल बी देयर कि इलेक्ट्रॉन्स इतने इंक्रीज़ कर जाएंगे दे विल स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम दिस इलेक्ट्रोड, क्योंकि नेगेटिव रिपेल करेंगे. दे विल स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम दिस इलेक्ट्रोड एंड विल स्टार्ट ट्रैवलिंग टुवर्ड्स दिस इलेक्ट्रोड. यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर 2 पॉजिटिव बहुत भूखा है. ठीक है. इट डायरली नीड्स दिस 2 इलेक्ट्रॉन्स टू मेक कॉपर सॉलिड. इसको रिड्यूस होने की बहुत ज़्यादा जल्दी है. सो व्हाट विल हैपन, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पहुँचेंगे, कॉपर झटक से इसको लेगा और कॉपर सॉलिड बना देगा. सो यहाँ से कॉपर सॉलिड अंदर जाता रहेगा, कॉपर जाता रहेगा, यहाँ से जिंक बाहर आता रहेगा. यहाँ नेगेटिव चार्ज बढ़ता रहेगा. इट विल कीप ऑन मूविंग फ्रॉम हेयर टू हेयर. अब आप देखिए नेगेटिव मूव कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट हैंड साइड. अब हम बात करें अगर कंपैरिजन की, पोटेंशियल डिफरेंस की, सो ये नेगेटिव कंपैरेटिवली दिस इज मोर नेगेटिव, दिस विल बिकम नेगेटिव हाफ. करेक्ट. इन कंपैरिजन टू दिस नेगेटिव यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे क्योंकि यहाँ पर ये गेन करता जा रहा है. सो कंपैरेटिवली दिस विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल. वी आर कंपेयरिंग, वी आर नॉट सेइंग कि पॉजिटिव हो गया है क्योंकि कॉपर सॉलिड ले रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है, बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन दिस इलेक्ट्रोड is very less as compared to this electrode. As a result, this will become negatively charged electrode and this will become positively charged electrode. Correct. अब यहाँ पे
जहाँ भी आपकी ऑक्सीडेशन होती है दैट इज कॉल्ड एज एनोड। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इन दिस हाफ वी कैन से द लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज द राइट हैंड हाफ, करेक्ट। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो रहा है, Zn is losing 2 electrons to produce Zn2 positive, right? Now loss of ions is known as oxidation. Loss of ions is called as oxidation. Gain of ion हो रहा है यहाँ पे, Cu2 positive is going to take 2 electrons to form copper solid. यहाँ पे क्या हो रही है, reduction. We know that gain of electron is known as reduction and loss of ions or electrons is known as oxidation. Gradually what is happening over here? Negative charge on zinc electrode increases और यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स रीचिंग कॉपर इलेक्ट्रोड gains electron and copper 2 positive ions of solution are reduced to form कॉपर सॉलिड। तो आप इसमें ये भी समझ सकते हो कि जिंक पतली होती जाएगी और कॉपर की रोड मोटी होती जाएगी, है ना, इट विल स्टार्ट मूविंग। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब ये एक्शन रुक जाएगा। वो कब होगा, देखिए बिफोर दैट हम सिर्फ इतनी चीज़ें समझते हैं। पहले आपकी जो लेफ़्ट साइड का एरिया है, बॉक्स है, कंटेनर है, जहाँ जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज़ किए जा रहे हैं, ऑक्सीडेशन हो रहा है, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। सो ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशन इज अकरिंग, नेगेटिव चार्ज इज बीइंग डेवलप्ड एंड इट इज कॉल्ड एज एनोड। On your right hand side, copper ion is gaining electron to produce copper, reduction is going on, and a positive charge in comparison, positive charge in comparison to zinc electrode develops on copper, correct, and it is called as cathode. So यहाँ से आपको किसी एक का याद रख लेना है कि लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर ऑक्सीडेशन होगा, एनोड रहेगी और वो नेगेटिवली चार्ज्ड होगी। लोन को यहाँ ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगर आप इसको भी याद करना चाहते हैं तो यू कैन से ऑन राइट हैंड साइड रिडक्शन विल अकर, देयर विल बी कैथोड एंड इट विल बी पॉजिटिव चार्ज, RRCP. So loan is better to remember rather than looking for RRCP which can create some kind of confusion. अब देखिए यहाँ हो तो रहा है, लेकिन मैंने बोला ना कि हम कितनी देर तक जिंक बाहर आएगा। एक टाइम आएगा कि जिंक बहुत ज़्यादा हो जाएगा सॉल्यूशन के अंदर, कंपैरेटिव टू SO4 नेगेटिव आयन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एज अ रिज़ल्ट ये जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा था यहाँ पर, उसी के आसपास जिंक के जो आयन्स हैं वो डिपॉजिट होने शुरू हो जाएंगे। जिंक यहीं पर आके रुक जाएगा। वाई सो? बिकॉज इट इज़ पॉजिटिवली चार्ज्ड और उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, करेक्ट। जिंक बहुत ज़्यादा यहाँ आ जाएगा। सिमिलरली इन केस ऑफ कॉपर सल्फेट व्हाट विल हैपन, अगेन देयर विल बी अ बैरियर, क्योंकि बहुत सारे कॉपर के ये नेगेटिव आयन्स आते रहेंगे, कॉपर इसको कन्वर्ट करता रहेगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ बहुत सारे SO4 2 नेगेटिव आके इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। सो व्हाट इज़ हैपनिंग, इट इज़ गोइंग टू स्टॉप द रिएक्शन। एक इक्विलिब्रियम आ जाएगा और ये चार्ज का फ्लो रुक जाएगा and it will not conduct electricity क्योंकि flow of electron has stopped. Getting my point? अगर बहुत सारे जिंक के आयन्स टूटते जाएंगे, निकल के सॉल्यूशन में आते रहेंगे, वन टाइम विल बी देयर, क्योंकि ये इलेक्ट्रोड नेगेटिवली चार्ज हो गई है, सो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो है वो बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगा इसी इलेक्ट्रोड के आसपास। तो फिर और जिंक पॉजिटिव को बाहर आने नहीं देगा क्योंकि पहले ही बहुत ज़्यादा हो गए हैं।
सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। जब यहाँ पर कॉपर जो है 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर बनाता जाएगा, सो इट विल बी वेरी वेरी पॉजिटिवली चार्ज इन कंपैरिजन टू दिस। बहुत सारे कॉपर आयन्स निकल जाएंगे। सो व्हाट विल हैपन, SO4 2 नेगेटिव आयन विल कम वेरी क्लोज टू दिस पार्ट, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव डोमेन ज़्यादा है, तो वो भी बाहर 2 इलेक्ट्रॉन्स को और आने नहीं देगा, क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज है, इट विल स्टार्ट रिपेलिंग। सो वो उसको आने नहीं देगा, कॉपर 2 पॉजिटिव बनाने को कॉपर में कन्वर्ट होने नहीं देगा। सो दिस इज़ गोइंग टू स्टॉप द रिएक्शन इन एमिटर। एमिटर में कोई रीडिंग नहीं आएगी। या यहाँ बल्ब लगा सकते हो आप, बल्ब जो है वो ग्लो करना बंद कर देगा, क्योंकि देयर इज़ नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो नाउ इस प्रॉब्लम का ओवरकम कैसे किया जाए, चलिए पहले इसको समझ लेते हैं फिर से। बट देयर इज़ अ प्रॉब्लम in this cell. As zinc 2 positive keep on moving in zinc sulfate aqueous solution and negative charge builds on zinc rod, after some time solution will become positively charged solution and rod will become नेगेटिवली चार्ज रॉड। थोड़ी देर के बाद आप देखोगे जब जिंक के आयन ज़्यादा जाएंगे तो सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा और रॉड बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगी। ऑन लेफ्ट हैंड साइड सिमिलरली, ऑन राइट हैंड साइड कॉपर 2 पॉजिटिव कीप ऑन मूविंग towards copper rod, hence rod becomes positively charged and solution becomes negatively charged, being rich in SO4 2 नेगेटिव आयन। ठीक है ना, ये ज़्यादा हो जाएंगे एज़ कम्पेयर टू कॉपर 2 पॉजिटिव आयन इन द सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन नेगेटिवली चार्ज ज़्यादा हो जाएगा। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि ये जो नेगेटिव चार्ज सॉल्यूशन बन रहा है और जिंक वाली साइड पे पॉजिटिवली चार्ज सॉल्यूशन बन रहा है, जिसकी वजह से ये रिएक्शन रुक जाएगी। सो हमने क्या किया, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम we use salt bridge। हम वहाँ पे एक सॉल्ट ब्रिज को यूज़ करेंगे। अब ये सॉल्ट ब्रिज क्या है बच्चों? ये सॉल्ट ब्रिज एक इन्वर्टेड ग्लास यू ट्यूब है विच इज़ फिल्ड विद अगर powder and something electrolyte like KCl, K2SO4, KNO3, ammonium chloride mixed with agar-agar. So which is filled with agar-agar powder and KCl to be in, we can say that should be in, which should be in semi-liquid state like a gel। आप अगर ना यूज़ करके हम यहाँ जेलेटिन भी यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज वो एक सॉरा था सेमी लिक्विड सा, एक जेली फॉर्म बना देगा। ठीक है, तो आप अगर की जगह अगर पाउडर आपको इजीली मिल जाता है इन योर स्टोर्स, या हम जेलेटिन यूज़ करते हैं। वाई डू वी यूज़ इट? फॉर इजी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पानी नहीं ले सकते
क्योंकि पानी से इलेक्ट्रॉन्स बहुत जल्दी डिसोसिएट करेंगे एंड वी कैन नॉट कंट्रोल देयर मूवमेंट. हमें उसकी मूवमेंट को कंट्रोल भी करके रखना है. एट द सेम टाइम फ्लो भी ईजी होना चाहिए. सॉलिड में हमें पता है KCl विल नॉट और एनी आयनिक कंपाउंड विल नॉट डिसोसिएट इनटू इट्स आयंस. सो हमें कोई ना कोई लिक्विड मीडियम चाहिए है. सो फॉर एग्जांपल यहाँ हमने KCl ले लें. अगर गैल्वेनिक डैनियल सेल के अंदर हम KCl अगर लेते हैं तो इट विल डिसोसिएट इनटू K पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. अब K पॉजिटिव बच्चों इट विल मूव टूवर्ड्स नेगेटिवली चार्ज्ड सॉल्यूशन. और नेगेटिवली चार्ज सॉल्यूशन कौन सा है? रिच इन SO4 2 नेगेटिव आयन. और ये कौन सा है? रिडक्शन हाफ. और राइट हैंड साइड ऑफ डैनियल सेल. डैनियल सेल के राइट साइड में आपका K पॉजिटिव मूव करेगा क्योंकि वहाँ SO4 ज़्यादा थे. और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है बच्चों? जिंक बहुत ज़्यादा था. इट मूव टूवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज्ड solution which is rich in Zn2 positive ion, which is which part? Oxidation half. और left hand side of Daniell cell. ठीक है. तो हमने KCl इलेक्ट्रोलाइट को ले लिया है. फाइन. अब उसके अंदर हमने कैसे स्ट्रक्चर को बनाया देखिए. हमने इसको लगाना कैसे. हालांकि ये हमने चैप्टर इक्विलिब्रियम के अंदर क्लास 11 में इस टॉपिक के बारे में पढ़ा था. रिडॉक्स में भी इसके बारे में पढ़ा है. सो ये रहा आपका इन्वर्टेड यूट्यूब जिसके अंदर हम क्या डालेंगे बच्चों? KCl. सच दैट क्लोराइड आयंस एंड पॉजिटिव आयंस. क्लोराइड आयंस जो हैं वो रिडक्शन ऑक्सीडेशन हाफ की तरफ मूव कर जाएंगे और पोटाशियम आयंस विल मूव टुवर्ड द रिडक्शन हाफ. सो दिस इज द रिडक्शन हाफ and this is the oxidation half. right. यहाँ क्या था हमारे पास? जिंक की रॉड थी और यहाँ हमने रखी थी कॉपर की रॉड और इन दोनों को हमने कनेक्ट किया था एक एमीटर के साथ. राइट. यहाँ से आ रहे थे आपके जिंक पॉजिटिव आयंस और यहाँ से जा रहे थे कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस. बचा क्या था यहाँ? SO4 2 नेगेटिव आयन. तो जिंक पॉजिटिव और Cl नेगेटिव रिएक्ट करेंगे, K और SO4 2 नेगेटिव रिएक्ट करेंगे. सो बेसिकली क्या कर रहे हैं? जितने कॉपर 2 पॉजिटिव आयन जा रहा है उतने ही K पॉजिटिव आयन हम सॉल्यूशन में डाले जा रहे हैं. जितना आपका Zn पॉजिटिव सॉल्यूशन में आ रहे हैं उतना ही Cl नेगेटिव आयन भी आए जा रहा है. सो व्हाट इज़ हैपनिंग? वो उस पॉजिटिव आयन को न्यूट्रलाइज कर रहा है, ये इस नेगेटिव आयन को न्यूट्रलाइज कर रहा है. एज अ रिजल्ट मोर कॉपर 2 पॉजिटिव कैन मूव टुवर्ड्स द रॉड एंड मोर Zn2 पॉजिटिव आयन्स कैन मूव टुवर्ड द सॉल्यूशन. इस सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या होगा? क्या काम करने वाला है ये सॉल्ट ब्रिज हमारे लिए? देखिए K जो KCl है इट इज़ गोइंग टू प्रोड्यूस K पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. Now these two ions being into agar-agar will move easily towards the electrolytes, but the important thing is it will move simultaneously at same rate. जितना K पॉजिटिव उधर जाएगा उतना ही Cl नेगेटिव इधर जाएगा. ऐसा नहीं कि कहीं ज़्यादा या कहीं कम जाएंगे. अब देखें इसके फंक्शंस क्या हैं बच्चों. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी. फंक्शंस इसके लिखने के लिए आपको आ जाते हैं एग्ज़ाम में. व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज? नंबर 1, इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ हाफ सेल्स. पहली चीज़
इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन कर रहा है, जितने Z पॉजिटिव आए उतने Cl नेगेटिव आए, विल बैलेंस दिस आयन, और फिर वापस जो सॉल्यूशन में Zn2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव शुरू में थे उतने की उतने रह जाएंगे. ठीक है. नंबर 2, इट कंप्लीट्स द सर्किट बाय अलाउइंग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सर्किट को कंप्लीट कर रहा है. ठीक है. इन दोनों को आपस में उसने कनेक्ट कर दिया. पहले सिर्फ रॉड कनेक्टेड थी, अब इसने इलेक्ट्रोलाइट्स को भी कनेक्ट कर दिया है. नंबर 3, इट मिनिमाइजेस द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल. इट मिनिमाइजेस द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल. बच्चों ये आसानी से हमें मिलता नहीं है बुक्स में, इसको थोड़ा सा समझेंगे कि लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या होता है. अब देखो, आपने सेल देखा होगा, ऐसा तो है नहीं कि सेल के अंदर 2 डब्बे बना के दिए होते हैं. हमें तो सेल एक ही दिखता है. हम क्या करते हैं, इस सेल को डिवाइड कर लेते हैं. इस बॉक्स को ही डिवाइड कर दिया है. एक तरफ आपने जिंक की रॉड लगा दी, एक तरफ आपने कॉपर की रॉड लगा दी है. ठीक है, कॉपर जिंक. और यहाँ पे आपने भर दिया है ZnSO4 और यहाँ भर दिया आपने कॉपर का सल्फेट आयन, और इन दोनों को कनेक्ट कर दिया हमने एक एमीटर के साथ. करेक्ट. नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग, हमने क्या कहा था कि यहाँ से Zn पॉजिटिव आयन बहुत सारे आ जाएंगे और यहाँ से Cu2 पॉजिटिव जा रहा है, तो SO4 की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बढ़ जाएगी. यही बात की थी. सो नाउ वो लुक एट दिस, व्हाट इज़ हैपनिंग. पॉजिटिव चार्ज बहुत सारा यहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाएगा. ठीक है. और इस तरफ आएंगे तो यहाँ बहुत सारा नेगेटिव चार्ज रहेगा, क्योंकि दिस इज़ एन नेगेटिवली चार्ज्ड सॉल्यूशन. नाउ दिस इज़ द पॉजिटिवली चार्ज सॉल्यूशन. और इन दोनों के बीच में जो ये लाइन है, दिस इज़ द जंक्शन एंड पोटेंशियल इज क्रिएटेड ड्यू टू पोलैरिटी which stops flow of electron. अब यहाँ पर एक जनरेट हो गया पोटेंशियल डिफरेंस. ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गया, ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया है. इलेक्ट्रॉन्स, अब कॉपर तो इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहा, जिंक इलेक्ट्रॉन दे रहा था, अब ये इलेक्ट्रॉन देना बंद कर देगा. सो इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए जब हमने सॉल्ट ब्रिज बनाया तो इस पोलैरिटी को वो ख़त्म कर देता है. एज अ रिज़ल्ट हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट जो बचता है दोनों सॉल्यूशंस के अंदर, उनकी पोलैरिटी सेम आ जाती है. एंड अगेन द रिएक्शन कंटिन्यूज, कि जिंक बाहर आते रहेंगे, कॉपर जाते रहेंगे, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कंटिन्यू रहेगा. सो इसके अंदर सॉल्ट ब्रिज बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि बच्चों ये KCl लिया हमने, क्या हम कोई और भी चीज़ ले सकते हैं? बिल्कुल, हमें देखना पड़ेगा कि किस सब जगह KCl नहीं चलता. सो व्हाट आर द कंडीशंस फॉर इलेक्ट्रोलाइट. हमने कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लेना है, हाउ विल वी डिसाइड. करेक्ट. सबसे पहली कंडीशन होनी चाहिए बच्चों की इट शुड बी एन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट. हम दिमाग में आ रहा होगा इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है तो रिएक्ट ही नहीं करेगा. अगर रिएक्ट नहीं करेगा तो न्यूट्रलिटी कैसे लेकर आएगा. बिल्कुल, देखिए बड़ा मज़ेदार पॉइंट है ये. K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव जो है, इट डू नॉट रिएक्ट विद एनी ऑफ ions or rods in half cells. पर हमें तो पता है कि जिंक अगर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है. We know that ZnCl2 बनता है, तो ये तो रिएक्ट हो गया. मगर इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इट इज़ सॉल्यूबल इन वाटर. इट इज़ सॉल्यूबल इन वाटर. कोई भी चीज़ पानी में सॉल्यूबल होती है उसका मतलब क्या है, this will dissociate again into Zn2 positive and Cl negative twice. इसका मतलब जितने Zn के इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं उतने ही उसको क्लोराइड आयंस मिल जाएंगे. सो अगेन इट इज़ गोइंग टू न्यूट्रलाइज इट. द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, number of the positively charged particles, number of the negatively charged particles again becomes normal. So electrically solution will be neutral, ठीक, and is maintained.
and is maintained. Also एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, पहली चीज़ वो रिएक्ट नहीं करनी चाहिए, इसका मतलब वो वाटर सॉल्युबल होना चाहिए। जो भी इलेक्ट्रोलाइट डालोगे रिएक्शन होने के बाद इट शुड बी सॉल्युबल इन वाटर, यानी कि वो अपने आयंस में डिसोसिएट कर जाना चाहिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें इनर्ट के अंदर क्या है, ऑल्सो इलेक्ट्रोलाइट should not make deposits on rod or precipitates in electrolyte, or you can say in solution। ना तो वो रॉड के ऊपर चिपके और ना ही सॉल्यूशन में वो प्रेसिपिटेट्स बनाए। इट मीन्स इट शुड नॉट बी मोर स्टेबल। इट शुड नॉट बी मोर अगर स्टेबल होगा तो टूटेगा नहीं तो सॉल्यूबल नहीं होगा, ठीक है। तो उसको सॉल्यूबल स्टेबल नहीं होना चाहिए एंड शुड नॉट बी लेस सॉल्यूबल इन वाटर और एनी सॉल्वेंट। जो भी वहाँ सॉल्वेंट है उसके अंदर उसको घुल जाना चाहिए। एग्जाम्पल देखो, इसमें मान लेते हैं सिल्वर होता जिंक की जगह और हमने KCl यूज़ कर लिया होता, तो ये क्या बना देता है, AgCl, और हमें पता है इसके क्या बनते हैं, प्रेसिपिटेट, सॉलिड फॉर्म में बन जाता है। सो KCl कैन नॉट बी यूज्ड एज सॉल्ट इन सॉल्ट ब्रिज for silver or silver solutions। या तो सिल्वर का रॉड या सिल्वर का सॉल्यूशन कुछ भी हो, वहाँ हम KCl इलेक्ट्रोलाइट नहीं ले सकते हैं, क्योंकि AgCl के प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे, और प्रेसिपिटेट बन गया तो मतलब स्टेबल कंपाउंड बन गया। इसका मतलब वो आयंस को इलेक्ट्रोलाइट तो कर देगा, बैलेंस तो कर देगा, लेकिन एट द सेम टाइम वो वहाँ पर सॉल्यूशन के अंदर प्रेसिपिटेट्स बनाएगा, जिसकी वजह से रिएक्शंस जो है वो हैम्पर हो जाएंगी, और वहाँ प्रेसिपिटेट्स बनना या रॉड के ऊपर जाके कुछ स्टेबल कंपाउंड बन जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट स्टॉप हो जाएगा। इसीलिए योर इलेक्ट्रोलाइट शुड बी इनर्ट। नंबर 2, गुड आयनिक मोबिलिटी एंड इक्वल मोबिलिटी ऑफ कटायन एंड अनायन। ऐसा ना हो कि कटायन तो मूव कर जाए लेकिन अनायन सुस्त होकर बैठा रहे, या अनायन मूव कर जाए, कटायन बोले चलो मैं धीरे धीरे जाता हूँ। It is not going to work. That both the ions should be equally mobile. It means both of them should be equally repelled by each other and attracted by the ions in the solution. Both half cells are neutralized simultaneously, तभी ये रिएक्शंस पॉसिबल हैं, ठीक है। सो ये दो चीज़ें आपके इलेक्ट्रोलाइट में बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली, देयर शुड बी गुड आयनिक मोबिलिटी, और दूसरा द इलेक्ट्रोलाइट शुड बी इनर्ट। तो ये दोनों पॉइंट इलेक्ट्रोलाइट के लिए कंडीशन है। अब हम देखते हैं कि सेल को रिप्रेजेंट कैसे करना है, सेल रिप्रेजेंटेशन। देखिए हम क्या करेंगे, हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड को पहले लिखेंगे और राइट हैंड साइड को बाद में लिखेंगे, और इन दोनों के बीच में ये दो लाइंस लगाएंगे, विच मीन्स सॉल्ट ब्रिज। पहली चीज़, या हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन पहले लिखो, रिडक्शन पहले लिखोगे, लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशन पहले लिखोगे और फिर रिडक्शन पार्ट लिखोगे, रिडक्शन हाफ। पहले ऑक्सीडेशन हाफ फिर रिडक्शन हाफ, सेपरेटेड बाय द सॉल्ट ब्रिज। करेक्ट। एग्जाम्पल देखो, कोई भी मेटल पहले सॉलिड होगा तभी अपने आयंस में कन्वर्ट करेगा, ठीक है, बीच में उसके सॉल्ट ब्रिज आ जाएगा, और फिर कोई एक आयन होगा एक्वस फॉर्म में, उसकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे, सेपरेटेड बाय वन सिंगल लाइन, विच मीन्स इट इज़ बीइंग कन्वर्टेड इनटू सम अदर थिंग, ठीक है। ये सिंपल रिप्रेजेंटेशन है कि मेटल सॉलिड से आयन में जा रहा है, ऑक्सीडेशन हाफ, आयन से सॉलिड में जा रहा है, रिडक्शन हाफ।
जब आयन में जाते हैं तो ये एक्वस कंडीशन में ही रहने वाला है, ठीक है, और उसकी आपने मोलैरिटी ज़रूर मेंशन करनी है, ठीक। दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट सेल। एग्जाम्पल देखते हैं और क्लियर हो जाएगा। लेट अस डू एग्जाम्पल ऑफ डैनियल सेल ओनली। हमने क्या लिया, जिंक सॉलिड, सेपरेटेड बाय किस में कन्वर्ट हुआ, Zn2 पॉजिटिव में, एक्वस सॉल्यूशन में था, एंड देयर वाज सम मोलैरिटी। चलिए हम इसको 1 मोलर ही मान लेते हैं, 1 मोलर, 1 मोलर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन था, उसमें Zn2 पॉजिटिव आयन्स डिसोसिएट कर गया। दिस इज माई सॉल्ट ब्रिज। कॉपर 2 पॉजिटिव आयन आए, एक्वस फॉर्म में, उसका स्टेट ऑफ मैटर लिखिए, उसकी कॉन्सेंट्रेशन लिखिए, मोलैरिटी लिखिए, separated by it is being converted into copper solid. So this is how we are going to represent the cell. Oxidation half, reduction half. सॉलिड से आयन में कन्वर्ट हो रहा है, आयन इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है। राइट डाउन द स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज द एक्वस स्टेट, 1 मोलर यानी मोलैरिटी लिखनी है, कॉन्सेंट्रेशन लिखनी है। आयन से सॉलिड में जा रहा है, रिडक्शन हाफ, ठीक है। सो इस तरह से हम लोग सेल की रिप्रेजेंटेशन करते हैं। एक और सेल लिख के देखते हैं। सिमिलरली वी कैन राइट क्रोमियम विच इज सॉलिड इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू क्रोमियम 3 पॉजिटिव आयन्स। एक्वस सॉल्यूशन में ही जाने हैं आयन्स ने, उसकी कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे, सॉल्ट ब्रिज बनाएंगे। लेड के साथ अगर इसका सॉल्ट ब्रिज बनाते हैं, या रिडक्शन हाफ में लेड के आयन्स हैं, विल बी इन एक्वस सॉल्यूशन, लेट अस से इट्स मोलैरिटी इज 1 मोल। Again, these lead ions are being converted into Pb solid. This is the chromium lead cell. जैसे हमने जिंक कॉपर सेल किया है, ऐसे ही क्रोमियम लेड सेल है। सिमिलरली अब आप देखिए सेल की रिएक्शन कैसे देनी है। हाउ विल यू राइट सेल रिएक्शन? देखिए सेल की रिएक्शन हमने पहले भी पढ़ी है, क्लास 11 में भी पढ़ी है। सेल की जब भी रिएक्शन लिखते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बीच में से कट जाएंगे। जैसे let us write the oxidation half first. Oxidation half में Daniell cell में क्या हो रहा है, zinc is going to produce zinc 2 positive and losing 2 electrons. और similarly reduction half भी लिखते हैं, copper 2 positive is going to gain 2 electrons and is going to form copper solid. Correct? सेल रिएक्शन लिखने के लिए आपको इन दोनों को ऐड करना है, right? So what will happen? This 2 electron will be cancelled. So what is the net reaction? Zinc solid plus Cu2 positive aqueous will give you Zn2 plus aqueous plus copper solid. Right? Simple reaction है। चलिए एक reaction और देखते हैं। We have nickel 2 positive, salt bridge Ag positive, सिंगल लाइन Ag। ये सिंगल लाइन हमें बताता है इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच का डिफरेंस, कि ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोलाइट है, और ये सॉल्ट ब्रिज है। ही इज़ आस्किंग इसकी सेल रिएक्शन बताइए लिख के। तो हम क्या लिखेंगे? चलिए पहले हम लिखते हैं ऑक्सीडेशन हाफ। निकल इज गोइंग टू प्रोड्यूस निकल 2 पॉजिटिव एंड 2 इलेक्ट्रॉन विल बी लॉस्ट। Reduction half Ag positive is going to give Ag after gaining 1 electron. Correct? अब देखिए यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ 1 का है। सो व्हाट आई शुड मल्टीप्लाई दिस बाय 2, सो इट विल बिकम Ag twice Ag positive plus 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स अस 2 Ag. करेक्ट? दोनों को ऐड कीजिए, यू विल गेट द सेल रिएक्शन। 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, निकल सॉलिड प्लस 2 Ag पॉजिटिव एक्वस विल गिव निकल 2 पॉजिटिव प्लस 2 Ag सॉलिड। ऑब्वियसली दिस इज एक्वस, राइट? सिमिलरली हम लिख सकते हैं रिएक्शन, एक और रिएक्शन लिख के देखते हैं। क्रोमियम 3 पॉजिटिव 1 मोलर एक्वस विद सॉल्ट ब्रिज Pb2 positive aqueous 1 molar lead solid। इसका रिएक्शन लिख के बताना है हमें। अगेन वी विल डू ऑक्सीडेशन हाफ। Chromium is going to produce chromium 3 positive by losing 3 electrons. Reduction half
Pb2 positive going to gain 2 electron to produce Pb solid, right? अब यहाँ देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में डिफरेंस है, यहाँ 2 हैं वहाँ 3 हैं. So we need to find out, balance this reaction by multiplying this by 2, multiply this by 3. So what we will get, 2 chromium plus 3 Pb2 positive, क्योंकि ये दोनों और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, will give 2 chromium plus 3 lead solid. Right? This is going to be your cell reaction. इस तरह से हमें क्वेश्चंस आ सकते हैं, हाउ टू राइट सेल रिएक्शन, राइट? Let us look at our next topic, that is the electrode potential. जैसे हमने क्लास 10 के अंदर बात की थी कि पोटेंशियल खुद में कुछ भी हमें नहीं बताता, वी हैव टू टॉक अबाउट द पोटेंशियल डिफरेंस. सिमिलरली हम यहाँ भी कुछ ऐसा ही करेंगे, लेकिन चलिए देखते हैं पहले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब क्या है. हमने देखा ZnSO4 सॉल्यूशन ले लिया, हम Z के ले लेते हैं क्योंकि हम लोग Z और कॉपर के बारे में ज़्यादा बात कर रहे हैं, तो इससे समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा. सॉलिड रॉड ले ली, ठीक. हमने क्या कहा था कि यहाँ से आयंस बाहर आ रहे हैं, Zn2 पॉजिटिव बाहर आ रहा है, Zn2 पॉजिटिव बाहर आ रहा है, करेक्ट. नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग, इस सॉल्यूशन के अंदर मेटल, जिस मेटल की रॉड लिए है उसी मेटल की हमने इलेक्ट्रोड लिया है. if tendency of metal is to get oxidized, तो वो क्या बनाएगा, metal is going to form n plus n इलेक्ट्रॉन. कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए उतना ही चार्ज आ जाएगा. लाइक Zn gives us Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू 2 डाल दी हमने तो 2 इलेक्ट्रॉन बन गया, ठीक है. ड्यू टू चार्ज सेपरेशन potential is created between metal and its electrolyte. अब पोटेंशियल क्या है, बेसिकली पोलैरिटी, यानी कि डिफरेंस इन चार्ज. एक ने लूज किया, एक ने गेन किया, पोलैरिटी क्रिएट हो गई. सो ड्यू टू चार्ज सेपरेशन पोटेंशियल इज क्रिएटेड बिटवीन मेटल एंड इट्स इलेक्ट्रोलाइट अंडर इक्विलिब्रियम. जब तक इक्विलिब्रियम रीच नहीं होता, पोलैरिटी या पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट पूरा नहीं होता. सो अंडर इक्विलिब्रियम, क्योंकि इस इक्विलिब्रियम के टाइम पर ही इट इज़ द टाइम व्हेन electrolyte potential is calculated. हम इससे पहले कैलकुलेट नहीं करेंगे जब तक इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होता. वी कैन नॉट टॉक अबाउट द पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल क्रिएटेड, ठीक है. सो ड्यू टू द चार्ज सेपरेशन बिटवीन दिस रॉड एंड द इलेक्ट्रोलाइट, देयर इज अ under equilibrium there is a potential which is being created, or the polarity separation, pole separation, charge separation is called as potential, ठीक है. किसी भी इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या पोटेंशियल है, दैट इज द चार्ज सेपरेशन. पोटेंशियल को आप पोलैरिटी से भी समझ सकते हैं. सो दिस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन rod and electrolyte is called electrode potential. और ये पोटेंशियल दो तरह का हो सकता है. दिस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैन बी ऑफ टू टाइप. इट कैन बी ऑक्सीडेशन potential as well as it can be reduction potential. हमने ऑक्सीडेशन देखा है कि जिंक में से आयन आए तो वहाँ कुछ चार्ज इकट्ठा हो गया, ठीक है, और इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो है दूसरा चार्ज इकट्ठा हो गया. सो वहाँ पे एक पोटेंशियल क्रिएट हो गया. सिमिलरली हम देख सकते हैं, लुक एट इट, हमने ये इलेक्ट्रोड ले ली, कोई भी ले सकते हैं.
लेट अस से दिस इज द मेटल इलेक्ट्रोलाइट एम का कोई इलेक्ट्रोलाइट है और ये एम की रॉड है, मेटल की रॉड है, करेक्ट। अब होता क्या है, रिडक्शन के अंदर क्या होगा, आयन्स जो हैं इसके पास जाएंगे, लेट अस से एम एन पॉजिटिव था, इट इज़ बीइंग कन्वर्टेड इनटू एम, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके। सो व्हाट इज़ हैपनिंग, ग्रेजुअली यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डिवेलप हो जाएगा, सॉल्यूशन के अंदर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा। सो देयर इज़ अ डिफरेंस इन द पोलैरिटी। लेट अस से एग्जांपल ले लो, कॉपर है, यहाँ कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर इज़ मूविंग बैकवर्ड यानी कि टुवर्ड द रॉड, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लेके एक कॉपर बना रहा है, तो रॉड के ऊपर तो कॉपर बढ़ती जा रही है, लेकिन सॉल्यूशन के अंदर क्या बढ़ रहा है, सॉल्यूशन के अंदर हमें मालूम है SO4 2 नेगेटिव आयन इज़ मोर देन कॉपर 2 पॉजिटिव आयन। सो इसका मतलब यहाँ नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है। सो देयर इज़ अ पोलैरिटी, सम पोल इज़ बीइंग क्रिएटेड, ठीक है ना। सो दिस डिफरेंस इन पोटेंशियल डिफरेंस इज क्रिएटेड। Between rod and electrolyte. Since यहाँ पे रिडक्शन हो रही है, दिस इज व्हाट रिडक्शन इज गोइंग ऑन, तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिलेगा हमें दैट इज कॉल्ड एज रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, करेक्ट। हम कुछ और भी इलेक्ट्रोड्स देखेंगे बच्चों, जैसे प्लैटिनम है, गोल्ड है, दीज आर दोज इलेक्ट्रोड्स जिन्हें हम इनर्ट इलेक्ट्रोड कह देते हैं। सो इनर्ट इलेक्ट्रोड आर दोज इलेक्ट्रोड्स विच डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, लेकिन फिर भी काम आते हैं। देखेंगे कैसे, ठीक है। लेट्स लुक एट द फैक्टर्स दैट अफेक्ट दीज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स। सबसे पहला फैक्टर होता है बच्चों मेटल इटसेल्फ, है ना, मेटल्स एंड इट्स आयंस। कितने डिपेंड करता है, कितने इलेक्ट्रो आयंस वो दे सकता है, कितने वो लेगा, कितनी उसकी कैपेसिटी है ऑक्सीडाइज होने की, उस पर डिपेंड करेगा। लाइक वी हैव जिंक, जिंक जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके जिंक बनाता है। आयरन जो है वो भी 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके Fe2 पॉजिटिव बनाता है, या आयरन 3 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके Fe3 पॉजिटिव भी बना सकता है। सो दीज ऑल हैव डिफरेंट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स। अब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को EP के नाम से डिनोट करने वाले हैं। सो ऑल विल हैव डिफरेंट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स। सो मेटल पे डिपेंड करता है। नंबर 2, concentration of ions in electrolyte और ions of electrolyte। हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कॉन्सेंट्रेशन क्या है उनकी, उस पर डिपेंड करता है। और अगर कहीं वो गैस है, इन केस ऑफ गैस, देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर, तो वो गैस का तो पार्शियल प्रेशर ही लिया जाता है। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस पे डिपेंड करेगी आपकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नंबर 3 इज टेम्परेचर। टेम्परेचर क्यों? बिकॉज इट अफेक्ट्स आयोनाइजेशन। आपको मालूम है ना, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है आयोनाइजेशन इफेक्ट होती है। एंडोथर्मिक में अलग तरीके से, एक्सोथर्मिक में अलग तरीके से। एक्सोथर्मिक में लो टेम्परेचर होगा तो अच्छा आयोनाइजेशन होगा, एंडोथर्मिक है तो हायर टेम्परेचर पे आपको आयोनाइजेशन मिलता है, ठीक, जिसके बारे में हम करेंगे आगे नर्स्ट इक्वेशन में, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे जब हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और उसके टेम्परेचर कैलकुलेशंस की बात करेंगे, तब हम बात करेंगे, ठीक है। अभी के लिए हम यहाँ देखेंगे सिर्फ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करेंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे नर्स्ट इक्वेशन में। सो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कैसे लिख रहे थे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को EP कह रहे थे, लेकिन इसको डिनोट किया जाता है, इट इज़ डिनोटेड बाय ओनली E।
Electrode potential is denoted by E. So standard electrode potential E is calculated at standard conditions. ये हमें पता ही है, STP. यहाँ पर क्या देखेंगे हम, पहली चीज़ कॉन्सेंट्रेशन भी साथ में रखेंगे. कॉन्सेंट्रेशन क्या लेंगे बच्चों, 1 मोलर, 1 मोल पर लीटर. ठीक है. अगर हमें पार्शियल प्रेशर देखना हो गैस का, तो वी विल टेक 1 एटमॉस्फेयर, 1 ATM, या अप्रॉक्सीमेटली 1 बार, 1.013 बार होता है वैसे, बट वी कैन टेक इट 1 बार. टेम्परेचर बच्चों 273 केल्विन नहीं लेना है, बिकॉज दैट इज़ नॉट द स्टैंडर्ड टेम्परेचर. स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज़ 25 डिग्री सेल्सियस विच इज़ द रूम टेम्परेचर, एंड इट इज़ 298 केल्विन. सो STP के ऊपर आप 298 केल्विन यूज़ करेंगे. ठीक है. सो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को समझते हैं पहले. स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को E लिखेंगे, और हमें पता है E के ऊपर नॉट लगा दें तो इट बिकम्स स्टैंडर्ड. दिस इज़ द स्टैंडर्ड, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए हम यूज़ करने वाले हैं E. सो इट मीन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है, इट इज़ फिक्स्ड एंड इट इज़ कैलकुलेटेड एट दीज कंडीशंस. सो इट इज़ फिक्स्ड फॉर वेरियस इलेक्ट्रोड्स. हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं और उसे फिक्स कर देते हैं. तो स्टैंडर्ड इज़ नॉट गोइंग टू चेंज फॉर एनी ऑफ द मेटल्स whatsoever happens, because that standard conditions remains the same. So इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर हमें किसी मेटल का बताना है, लेट अस से Mn पॉजिटिव, ऑक्सीडेशन हो रहा है, M से Mn2 Nn प्लस के पास जा रहे हैं. सो दिस इज़ द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, करेक्ट. और अगर मैं ये लिख दूँ Mn प्लस से मैं M की तरफ आ रही हूँ, तो दिस इज़ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, करेक्ट. क्योंकि ये स्टैंडर्ड है तो ध्यान रखिएगा कि मैग्नीट्यूड में स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो, SOP लिख लेते हैं, या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हो, दोनों में कोई फ़र्क नहीं आएगा. अमंग इन मैग्नीट्यूड देयर इज़ नो चेंज एट ऑल. सो वी कैन से दैट E नॉट, किसी मेटल का एग्जांपल ले लेते हैं, लेट अस टेक जिंक. जिंक का अगर हम कहें, जिंक कन्वर्टिंग टू Zn2 पॉजिटिव, ऑक्सीडेशन हो रहा है, लुक एट इट, दिस इज ऑक्सीडेशन, is equal to E नॉट Zn2 प्लस Zn. देखिए यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन. मैग्नीट्यूड में दोनों सेम होंगे, विल बी सेम इन मैग्नीट्यूड. अब आप ये देखो, तो अगर मैं इस रिएक्शन लिखूँ तो क्या लिखोगे आप, Zn इज गोइंग टू गिव यू Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. तो ये देखो, इस तरफ से जाएं तो ऑक्सीडेशन है, इस तरफ जाएं तो रिडक्शन है. सो दिस इज व्हाट रिडक्शन, दिस इज व्हाट ऑक्सीडेशन. तो हमने पढ़ा था कि दोनों में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, मगर साइन का फ़र्क होगा. देयर विल बी द चेंज ऑफ साइन. सो विल हैव द सेम मैग्नीट्यूड बट डिफरेंस विल बी ऑफ साइन, राइट. सो अब देखो, जो आपका ऑक्सीडेशन है इसकी वैल्यू क्या रहती है, इसकी वैल्यू रहती है प्लस 0.76 वोल्ट, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम वैल्यू 0.76 वोल्ट, बट द साइन विल बी नेगेटिव. बट इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि जितने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होते हैं वो पॉजिटिव में ही आते हैं, या जितने नेगेटिव पोटेंशियल के होते हैं वो सारे रिडक्शन में आते हैं. ऐसा कोई कॉन्सेप्ट दिमाग में मत रखिएगा. इट विल कीप ऑन चेंजिंग. देयर इज़ नो डिफरेंस ऑफ साइन, कि साइन किसी एक का माना हुआ नहीं है कि पॉजिटिव उसका नेगेटिव उसका. इट कैन बी ऑफ आइदर ऑफ देम. ठीक है, क्योंकि इसके बारे में हम बात करेंगे जब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन का निकालेंगे, उसके बाद ये कहानी आपको और क्लियर हो जाएगी. अभी के लिए सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि वैल्यू जो है वो सेम रहने वाली है, फॉरवर्ड डायरेक्शन हो या बैकवर्ड डायरेक्शन हो, ऑक्सीडेशन हो या रिडक्शन हो. वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड electrode potential is fixed. Value of standard electrode potential is fixed. This is the SOP, standard oxidation potential, standard reduction potential. बस आपको देखना होगा न्यूमेरिकल में क्या गिवन है.
अब ये तो बड़ी कन्फ्यूजन हो जाएगी जब हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे कि क्या दिया है, -0 कैसे निकालेंगे उसको। तो IUPAC ने इस सारी कन्फ्यूजन को, क्रिएशन को हमारे लिए आसान कर दिया। IUPAC ने एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना दिया कि हम लोग स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को काउंट ही नहीं करेंगे। वी will use, or IUPAC made standard reduction potential as electrode potential to be considered always। माने उन्होंने ये कहा है कि दोनों में से किसी एक को चुनना था। IUPAC ने बाय कन्वेंशन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को एक मान लिया। उन्होंने कहा कि हम अब आज के बाद हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ एक के बारे में बात करेंगे, दैट विल बी द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एग्जाम्स में सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल दिया जाएगा। एग्जाम में वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी देंगे आपको। यू विल हैव टू कैलकुलेट द रिडक्शन पोटेंशियल बाय जस्ट चेंजिंग द साइन। यू विल हैव टू लुक इनटू द रिएक्शंस, ठीक है। सो उसका कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहना चाहिए। इफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज गिवन, देन जस्ट कन्वर्ट it into standard reduction potential, because we know standard oxidation potential is equal to negative of standard reduction potential। बस इतनी सी कहानी है। और ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि हमें क्या गिवन है, ऑलवेज लुक फॉर सेल रिप्रेजेंटेशन। ऑलवेज लुक फॉर cell representation to identify standard oxidation potential given है या reduction potential given है। इसका हमें ध्यान रखना है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हम, that is the EMF of cell, that is the electromagnetic field of cell। EMF of cell को हम लोग सेल पोटेंशियल भी बोल देते हैं कि वो सेल के अंदर कितना वोल्टेज है। बेसिकली हम इसे वोल्टेज से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द पोटेंशियल ऑफ दिस सेल, उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो हम कहते हैं मान लेते हैं लेट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज़ 0.2 वोल्ट। मतलब क्या इसका कि एक मेटल जो है वो मेटल प्लस में कन्वर्ट हो गया है अगर एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है तो, करेक्ट। एंड रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू 1.8 वोल्ट, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या है कि कोई एक मेटल है, चलिए इसको भी Mn कर लेते हैं, विल बी बेटर फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि Mn प्लस है, उसने कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं तो M बना दिया। दिस इज द रिडक्शन पोटेंशियल। ही इज आस्किंग कैलकुलेट EMF ऑफ सेल। तो आपको EMF ऑफ सेल कैलकुलेट करने के लिए ध्यान रखना है, इट इज़ द डिफरेंस इन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स ऑफ सेल। बस इतनी सी कहानी है। उनके बीच के डिफरेंस को हमने निकाल लेना है और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे। EMF ऑफ सेल, जिसे हम डिनोट करेंगे खाली E के साथ, E सेल is equal to E of oxidation potential, or we can say left hand side देखो जब हमने कैलकुलेट करना है ना तो हमें इनका डिफरेंस लेना है, लेकिन एक्चुअली में क्या करते हैं हम दोनों पोटेंशियल्स को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ई रिडक्शन, देखो आ जाएगा, वहीं पहुँच जाएंगे, डिफरेंस पे ही पहुँच जाएंगे, लेकिन एक्चुअली में डिफरेंस नहीं लेते, हम लेते हैं इनका दोनों का पोटेंशियल ऐड कर देते हैं। दोनों के पोटेंशियल को ऐड कर दो, टोटल पोटेंशियल मिल जाएगा। लेकिन अब हमें मालूम है कि ई ऑफ द ऑक्सीडेशन जो होता है बच्चों, दैट इज़ गिवन एज ई
ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है, उसको रिवर्स करेंगे डेफिनेटली, क्योंकि हमें तो रिडक्शन पोटेंशियल लेना है, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का जो भी साइन होगा उसका रिवर्स करेंगे, तो दैट विल बी, हम मान के चलते हैं कि लेट द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज पॉजिटिव, तो आपका रिडक्शन पोटेंशियल कैसा हो जाएगा, नेगेटिव. सो वी आर राइटिंग माइनस ऑफ ई लेफ्ट हैंड साइड प्लस ई ऑफ राइट हैंड साइड. वी आर एज्यूमिंग दैट क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल मैग्नीट्यूड में सेम है, साइन में डिफरेंस आ जाएगा. सो दिस विल बिकम ई ऑफ राइट हैंड साइड माइनस ई ऑफ लेफ्ट हैंड साइड. आगे आपका ई ऑफ द सेल कैलकुलेट कर लिया आपने, डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल. सो आपका आ गया डिफरेंस इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल आ गया, राइट. इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड, क्योंकि एनोड आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे है और कैथोड आपकी राइट हैंड साइड पे है. बहुत आसानी से इस चीज़ को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट. अब अगर हम लोग ई स्टैंडर्ड की बात करते हैं, ई स्टैंडर्ड यानी कि ई नॉट की बात करते हैं, सो दिस इज़ व्हाट 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन 25 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेयर के ऊपर ये सारी कहानी हो रही है. सो कैन वी राइट ई नॉट ऑफ द सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ राइट हैंड साइड माइनस ई नॉट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, लिखा जा सकता है. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. चलिए क्वेश्चन करके देखते हैं, हमें पॉइंट और क्लियर हो जाएगा. वी आर गिवन, दे आर आस्किंग कि कैलकुलेट स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल फॉर standard cell potential, not the reduction, not the oxidation. They are saying standard cell potential, यानी कि E naught of the cell you have to calculate for cell representation ध्यान से देखिएगा सेल रिप्रेजेंटेशन को. निकल इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू Ni2 पॉजिटिव एंड द कॉन्सेंट्रेशन इज 1 मोलर. स्टैंडर्ड है तो 1 मोल ही रहेगी विद अ सॉल्ट ब्रिज. Silver ion with molar concentration is converting into silver solid, right. आपको क्या गिवन है, E naught of nickel 2 positive to nickel is given to you minus 2.5 volt and E naught of Ag plus to Ag is equal to 0.80 volt, करेक्ट. सबसे पहले देखिए कि इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हाफ कौन सा है और रिडक्शन हाफ क्या है. हमें मालूम है सेल का जब भी हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो जो राइट है लेफ्ट साइड पे हम लिखते हैं दिस इज़ द लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज़ द राइट हैंड साइड. ये बिल्कुल वैसा ही लिखा जाता है जैसा कि सेल में गिवन होता है. सो लेफ्ट हैंड साइड पे हमें पता है कौन सा होता है हाफ, ऑक्सीडेशन हाफ. सो ओके, दिस इज़ द ऑक्सीडेशन हाफ एंड दिस इज़ द रिडक्शन हाफ. ये क्लियर है हमें बात, ओके फाइन. नाउ हमें ये तो पता चल गया मुझे क्या लिखना है, ई नॉट ऑफ द सेल विल बी इक्वल टू ई ऑफ राइट हैंड साइड माइनस ई नॉट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, करेक्ट. लेकिन मुझे अब सेकेंड पॉइंट पे क्या देखना है कि मुझे दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल लेना है. कंसिडर ओनली रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ बोथ हाफ सेल्स. रिडक्शन का मतलब क्या है, आयन्स जो हैं Mn हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू M. तो ये रिप्रेजेंटेशन मुझे मिलना चाहिए सेल के अंदर. अगर ये मिल जाता है तो इसका मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको जो गिवन है वो रिडक्शन ही है. तो देखिए निकल 2 पॉजिटिव निकल में कन्वर्ट हो रहा है, सो क्या हो रहा है यहाँ, रिडक्शन. Ag प्लस Ag में कन्वर्ट हो रहा है, रिडक्शन. इसका मतलब दोनों का आपको रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है. तो कुछ भी नहीं करना, E ऑफ राइट हैंड साइड इज गिवन टू यू सिल्वर का विच इज़ 0.80 माइनस आपको गिवन है लेफ्ट हैंड साइड का माइनस 2.5. सो माइनस 2.5 इट इज़ गोइंग टू बी 0.80 प्लस 2.5 विच इज़ इक्वल टू 1.05 वोल्ट. सिंपल है. एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, सॉल्व करके देखिएगा इसी तरीके से. फाइंड ई नॉट ऑफ द सेल ऑफ Daniell cell. Find, okay, E naught of the cell is given. Okay, find E naught cell of the cell which is Zn 2 plus aqueous
1 molar, Cu2 positive aqueous, 1 molar, Cu solid. You are given E naught of Zn2 plus Zn is equal to minus 0.6 volt, and E naught of Cu2 plus Cu is equal to plus 0.34 वोल्ट. आपको मुझे इसका E नॉट सेल फाइंड करके बताना है. सिमिलरली एक क्वेश्चन और देखिए. फाइंड E नॉट ऑफ सेल Zn2 plus 1 molar, Pb2 plus aqueous 1 molar, Pb solid. E naught of Zn2 plus is given to you 0.76 volt, and E naught Pb2 plus is equal to 0.13 volt. आपको इनका कैलकुलेट करके बताना है E नॉट ऑफ दी सेल. और एक सवाल सोच के देखिएगा. कैन EMF ऑफ सेल कैन बी नेगेटिव? हमें जितने भी आपको मिलेंगे E जो हैं वो मोस्टली पॉजिटिव में मिलते हैं. अगर E पॉजिटिव होता है बच्चों तो वो एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है. लेकिन अगर नेगेटिव है तो हाँ मिल सकता है बिल्कुल आपको नेगेटिव भी, बट दैट सेल विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस, विल नॉट बी स्पॉन्टेनियस. ठीक है. सेल का EMF अगर नेगेटिव मिलता है तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगा. आज के लिए बच्चों इतना ही. क्वेश्चंस कीजिएगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग, स्टे सेफ.